हेलो प्यारे बच्चों, फिर से एक नया पाठ पढ़ते हैं जिसका नाम है बोलती इमारतें। तो हमने पिछले कुछ दिनों में बहुत ही अच्छे पाठ पढ़े, बहुत ही अच्छे चैप्टर्स पढ़े जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। बहुत चीज़ें हमें नई चीज़ें पता लगी, समझ आई। तो आज इसी तरीके का एक पाठ और हम पढ़ते हैं जिसका नाम है बोलती इमारतें। पहुँचे गोलकोंडा। आखिरकार आज हम दीदी के साथ चल ही पड़े गोलकोंडा के लिए। दीदी इतिहास पढ़ती हैं और हमें उनके साथ इमारतें देखने में बड़ा मज़ा आता है। जो पुरानी इमारतें हैं उन सब का जिक्र कहाँ होता है? इतिहास विषय में होता है। इतिहास विषय में ये पढ़ाया जाता है कि हमारे से पहले जब हम नहीं थे, बहुत पुराने समय में, तब क्या क्या होता था, कैसी इमारतें होती थी, कैसे लोग होते थे, कैसा उनका रहन सहन होता था। ये सारी चीज़ें इतिहास विषय में पढ़ाई जाती हैं। तो जो दीदी हैं वो इतिहास पढ़ती थी, तो वो इमारतें देखती थी, ऐतिहासिक इमारतें। तो ये बच्चे भी जो बोल रहे हैं, जो बता रहे हैं कि हम भी दीदी के साथ चल पड़े गोलकोंडा के लिए। गोलकोंडा किला कहाँ पर है? ये हैदराबाद में है। सैलजा, अरे बाप रे, कितना बड़ा दिखता है यह किला। श्रीधर, और कितनी ऊंचाई पर है। कल्याणी, अरे यह दरवाज़ा भी तो देखो, कभी देखा है इतना लंबा चौड़ा गेट? सैलजा, बहुत भारी लगता है, पता नहीं कितने लोग मिलकर खोलते बंद करते होंगे इसे। तो आप देख रहे हैं एक चित्र में, पहले चित्र में एक किला दिखाया गया है और दूसरे चित्र में एक बड़ा दरवाज़ा दिखाया गया है जो कि बहुत बड़ा दरवाज़ा है, और उसके बीच में नीचे एक छोटा दरवाज़ा भी लगा हुआ है। कल्याणी, गेट पर ये नुकीले लोहे के भाले जैसे क्या दिख रहे हैं? ये क्यों लगाए गए होंगे? तो आप ये जो बड़ा गेट देख रहे हैं, इस पे थोड़े नोकदार नुकीले भाले जैसे कुछ बनाए गए हैं लोहे के। ये क्यों लगाए गए होंगे? ये सब चीज़ें सुरक्षा के कारणों से लगाई जाती थी किलों में, ताकि कोई हमला करे तो उस वजह से, सुरक्षा की वजह से ये लगाई जाती थी। सैलजा, इतनी मोटी मोटी दीवारें भी तो देखो। श्रीधर, कभी इतनी चौड़ी दीवार नहीं देखी होगी। कल्याणी, यह दीवार कहीं कहीं गोलाई में आगे की तरफ निकली हुई है। दीदी, यह बुर्ज है, देखो बुर्ज दीवार से ज़्यादा ऊंचे हैं। इस किले की बाहरी दीवार में 87 बुर्ज हैं। मोटी दीवारें, लंबा चौड़ा गेट और इतने सारे बुर्ज, सुरक्षा के कितने कड़े इंतज़ाम थे। तो ये किले जो बनाए जाते थे वो सब सुरक्षा के इंतज़ाम को ध्यान में रखते हुए बहुत सावधानी से बनाए जाते थे। छोटी से छोटी चीज़ों का ध्यान रखकर बनाए जाते थे कि किले में लोग भी रहेंगे, किले में गोला बारूद भी होगा, वो सारा सामान होगा जो लड़ाई में काम आता है। तो जो लोग वहाँ पर रहेंगे उनके खाने पीने का इंतज़ाम, उनकी सुख सुविधाओं का इंतज़ाम, वहाँ पर पानी का इंतज़ाम, ये सभी सब कुछ देखकर ध्यान में बनाया जाता था कि और कोई अगर आक्रमण करता है पड़ोसी राजा, तो उस हमले से कैसे बचा जाए और कैसे उसके हमले को विफल किया जाए, किस प्रकार उसको जवाब दिया जाए, इन सब को ध्यान में रखकर बहुत सावधानी से ये किले बनाए जाते थे। और इन किलों में बहुत बहुत बड़े दरवाजे होते थे और बुर्ज बने होते थे। ये बुर्ज क्या काम करते थे? बुर्ज में खड़े होकर, क्योंकि बुर्ज बहुत ऊंचाई पर बने होते थे। ये देखिए आगे जो अगले पेज पर ये एक चित्र दिखाया गया है आपको, ये एक बुर्ज का चित्र है। बुर्ज का आप ये इसका आकार देख सकते हैं, कैसे ऊपर गोलाई में बनाया गया है। और इसमें ऊपर आप देख सकते हैं खिड़की नुमा कुछ है, जहाँ पर खड़े होकर सिपाही या राजा नीचे आसपास चारों तरफ देख सकते थे कि हमलावर कहाँ पर हैं, कहाँ पहुँचे हैं और किस रास्ते से किले पर चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं या किस प्रकार से वो हमला करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए बुर्ज बहुत काम आते थे, और बुर्ज सुरक्षा भी, रक्षा भी करते थे हमलों से, क्योंकि बहुत मोटी मोटी दीवारों के बने होते थे। तो सोचो इतने सारे बुर्ज क्यों बनाए गए होंगे? बुर्ज में ये बड़े बड़े छेद क्यों बने होंगे? सीधी सपाट दीवार से झांकने में और एक ऊंचे बुर्ज से झांकने में क्या अंतर होगा? अब कोई चीज़ आप एक सिंपल एक जगह से देखेंगे और कोई बहुत ऊंचाई पर जाकर देखेंगे, और बुर्ज भी ऐसा जिसमें आप अपने चारों तरफ देख सकते हैं, क्योंकि उसमें कई जगह छेद गए हैं, हर दिशा में देखने के लिए किए गए होंगे, तो हर दिशा में उस पर नज़र रखी जा सकती थी। तो ऊंचे बुर्ज से झांकने में क्या अंतर होगा? बुर्ज के पीछे खड़े हुए छेदों में से देखने वाले सिपाहियों को हमला करने में क्या मदद मिलती होगी? बहुत मदद मिलती होगी कि हमला कहाँ से किया जा रहा है, क्या क्या हथियार उनके पास हैं, कौन से
जानवर उनके पास हैं जिनके द्वारा वो ऊपर आ सकते हैं। इस किले पर कौन सा जानवर आसानी से चढ़ सकता है, तो उनके पास वो वाले जानवर हैं या ऐसे हथियार हैं जिनको फेंक कर वो हमला कर सकते हैं या किस प्रकार चढ़ाई करके कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों की निगरानी ऊंचे बुर्ज पर खड़े रहकर की जा सकती थी और फिर उसका उपाय किया जा सकता था। किले में कितना कुछ, तो ये बुर्ज किले में ही बनाए जाते थे, तो किला कितना बड़ा रहता होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सैलजा, क्या यह किला राजा ने अपने रहने के लिए बनवाया होगा? यह कितना पुराना होगा? अब सैलजा पूछ रही है कि राजा ने किला तो अपने लिए बनवाया होगा, तो कितना पुराना होगा ये किला? अब कल्याणी बता रही है, बाहर लिखा था कि सन 1518 से 1687 तक यहाँ कुतुब शाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया। दीदी, हाँ, उससे भी पहले सन 1200 में यह किला मिट्टी का बना था और यहाँ दूसरे राजाओं का राज था। सैलजा, अरे इस बोर्ड पर किले का नक्शा है। श्रीधर, इस नक्शे में कितने सारे बाग और कारखाने दिख रहे हैं और देखो किले के अंदर कई सारे महल भी हैं। सैलजा, इसका मतलब तो यहाँ पर सुल्तान के अलावा और भी बहुत से लोग रहते होंगे। किसान और कारखानों में काम करने वाले लोग भी तो रहते होंगे। कल्याणी, फिर यह तो पूरा शहर ही होता होगा। तो आप ये देखिए, सुल्तान का महल, इसमें भी एक चित्र दिखाया गया है जिसमें किले के अंदर सुल्तान का महल बना हुआ है जहाँ पर सुल्तान या राजा रहता था। श्रीधर, ये सीढ़ियाँ तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अब वो लोग किले में ऊपर चढ़ रहे हैं सीढ़ियों से। सैलजा, उस जमाने में भी 2 मंजिला इमारतें थी। कल्याणी, अब तो यह टूटी फूटी हालत में है, लेकिन अंदाज़ा तो होता है कि इसमें कितने बड़े बड़े हॉल और कमरे होंगे। अब इमारत तो पुरानी हो गई है, टूट गई है, टूटी फूटी हालत में है, लेकिन उस जगह को देखकर, इन दीवारों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बड़े बड़े हॉल और कमरे उस इमारत में रहे होंगे। श्रीधर, और यह देखो दीवारों पर कितनी बारीक और खूबसूरत नक्काशी की गई है, और जो दीवारें हैं इन पर भी बहुत खूबसूरत नक्काशी की गई है। कल्याणी, एक छत पर हमने फव्वारे जैसा भी तो देखा था। दीदी, हाँ, इस किले में कई बड़े बड़े टैंक और फव्वारे थे जिनमें हर समय पानी चलता रहता था। वाह, उस ज़माने की इंजीनियरिंग। ये आप एक चित्र में फव्वारा देख रहे हैं। सोचो आज भी इंजीनियर जब मकान बनाते हैं तो कई जगह बरसातों में सीलन आ जाती है। यहाँ तो छत पर पानी के फव्वारे चलते थे। तब भी ये इमारतें कितनी समझ से बनाई गई थी। सोचे कि 500 साल पहले लोग कैसे रहते थे। दिमाग में कई सारे सवाल आते हैं, जैसे पानी इतनी ऊंचाई पर कैसे चढ़ता होगा, तुम भी अनुमान लगाओ। अब किला इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर है, इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर पानी को चढ़ाना बहुत बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। आज के समय में भी जब इतनी सारी मशीनें हैं तब भी इतनी ऊंचाई पर पानी चढ़ाना मुश्किल होता है। तो उस समय जब मशीनें नहीं होती थी, सारा काम हाथों के द्वारा या जानवरों के द्वारा या मनुष्यों के द्वारा किया जाता था, तो उस समय पर ये सारी व्यवस्थाएं कैसे की जाती थी। सोचो और चर्चा करो, फव्वारे कैसे चलते होंगे, हवा और रोशनी का क्या इंतज़ाम होता होगा। अब इतनी ऊंचे किला है, उसमें खिड़कियां भी बनाई जाती थी और बुर्ज में जैसे दरवाजे, छोटे दरवाजे भी लगाए जाते थे, खिड़कियां भी होती थी। तो हवा और रोशनी के लिए क्या क्या इंतज़ाम किए जाते थे। और ये फव्वारे कैसे चलते थे। इतनी ऊपर पानी तो चढ़ा लिया, लेकिन वो पानी फव्वारों से कैसे जोड़ा गया, वो कैसे चले। अब ये भी बहुत बड़ी इंजीनियरिंग थी उस समय में, क्योंकि सब काम हाथों से ही किया जाता था, मशीनें तो थी नहीं। सामने के चित्र में दीवार पर की गई नक्काशी को ध्यान से देखो। इतनी सुंदर और बारीक नक्काशी करने में किन औजारों का इस्तेमाल होता होगा। अब आप देख रहे हैं एक सफ़ेद रंग की दीवार दिखाई गई है और उस पर नक्काशी की गई है। तो ये नक्काशी कैसे की गई होगी, ये शायद छेने या हथौड़ी से धीरे 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 करके थोड़ा थोड़ा हल्की हल्की चोट पहुँचा कर ये नक्काशी की गई है, ऐसा लगता है। हमारे देश में आज भी कई जगह बिजली नहीं है, पर जिन जगहों पर बिजली है, अगर वहाँ 1 हफ्ते तक बिजली ना आए तो कौन कौन से कामों के लिए बहुत मुश्किल होगी। अब आप घर में भी देखते हैं कि अगर लाइट नहीं आती तो हम सब कितने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और वो लाइट अगर 2 दिन या 3 दिन या 1 हफ्ता ना आए तो फिर लगता है अरे अब क्या करेंगे, अब तो बस खाली ही बैठ गए, कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो लाइट, अब हम बहुत ज़्यादा मशीनों के ऊपर के आदी हो गए हैं, हमें सब काम अब मशीनों से लेने की आदत है। अगर हम घर में काम करते हैं तो किचन में मिक्सी की आदत है, पानी के लिए सबमर्सिबल हैं या मोटर लगाकर पानी चढ़ाते हैं तो उसकी आदत है, या टीवी चलाना है,
या और भी कोई काम करने हैं, वॉशिंग मशीन है, कपड़े धोने के लिए हैं, ये सब चीज़ें, ये मशीनें बिजली से ही तो चलती हैं। और अगर बिजली नहीं होगी तो फिर ये सारा काम हाथ से करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी, पानी भी मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल आएगी। तो जहाँ पर पहले बिजली नहीं होती थी वहाँ पर ये सारे काम कैसे किए जाते थे, आप सोचें और चर्चा करें। कहाँ है पूर्व पश्चिम? तुम जिस जगह पर हो वहाँ पर सूरज किस तरफ से उगता है और किस तरफ डूबता है। पता करो कि तुम जहाँ खड़े हो वहाँ से पूर्व दिशा में क्या क्या है, तुम्हारे पश्चिम में क्या क्या है। अब पता करो कि तुम्हारे उत्तर और दक्षिण में क्या क्या है। तो बच्चों, जब हम सूर्य की तरफ मुँह करके खड़े होते हैं, जब सुबह सुबह जब सूरज उगता है, सूरज उदय होता है, तो सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में ही उदय होता है। तो सूर्य जिस दिशा में उदय होता है उसके विपरीत दिशा में, यानी कि हमारी पीठ उस तरफ होगी, तो वो होगी पश्चिम दिशा। पूर्व और पश्चिम दिशाएं आमने सामने होंगी और हम सूर्य की तरफ मुँह करके खड़े हैं तो हमारे बाएं तरफ उत्तर दिशा होगी और हमारे दाएं तरफ दक्षिण दिशा होगी। तो आप खड़े होकर, सूर्य के सामने खड़े होकर दिशाओं की पहचान कर सकते हैं। बताओ और लिखो। गोलकोंडा के नक्शे को देखो, चारों दिशाएं तीर के निशान से दिखाई गई हैं। आप गोलकोंडा का नक्शा देख रहे हैं, अगले पेज पर गोलकोंडा का नक्शा दिखाया गया है। तो इसमें आपने ढूंढना है, पहले तो आप देखिए, नक्शा देखिए, इस नक्शे में 4 दिशाएं दिखाई गई हैं जो लाल रंग के निशान से दिखाई गई हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो गोलकोंडा किले का नक्शा जो है, इसमें ऊपर उत्तर की तरफ, नीचे दक्षिण और बाईं तरफ पश्चिम और दाईं तरफ पूर्व दिखाया गया है, जो हम अपने सामने देख रहे हैं। अगर तुम बोर्डली दरवाजे से किले के अंदर देख रहे हो तो कटोरा हौज किस दिशा में है? तो बच्चों ये देखिए, ये बोर्डली दरवाज़ा हमारे पास नीचे दक्षिण की तरफ देखिए, दक्षिण से देखिए बोर्डली दरवाज़ा आपको दिखाई देगा। और कटोरा हौज जब हम जाएंगे तो कटोरा हौज, ये जो एक वर्गाकार आसमानी रंग का वर्गा दिखाया गया है, वर्ग, जो वो कटोरा हौज है, ये हम जब ऊपर उत्तर की तरफ जाते हैं, बोर्डली दरवाज़ा से ऊपर उत्तर की तरफ जाएंगे तो आपको कटोरा हौज दिखाई देगा। तो उत्तर की तरफ जाना पड़ेगा। दूसरा है, अगर कोई बंजारा दरवाजे से आ रहा है तो कटोरा हौज उसकी किस दिशा में होगा? तो ये बंजारा दरवाज़ा किस तरफ है? बंजारा दरवाज़ा ऊपर उत्तर में देखिए, उत्तर में बंजारा दरवाज़ा दिखाया गया है इब्राहिम बुर्ज के पास। तो बंजारा दरवाजे से जब हम आएंगे तो नीचे की तरफ, दक्षिण की तरफ आएंगे, तब कटोरा हौज आएगा। वहाँ से पास है और बोर्डली दरवाज़ा से दूर है। बालाहिसार से तुम किस दिशा में चलोगे कि मोती महल पहुँच जाओ? तो आप देखिए, महल यहाँ पर कैसे दिखाए गए हैं। ये जो इमारतें सी दिखाई गई हैं, ये इमारतें तो हैं बंदूक और बारूद रखने के लिए, लेकिन बीच में आप देखेंगे, आप नीचे देख सकते हैं महल का चिन्ह, कौन सा महल है। तो आप पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशा से आप ढूंढिए। ये हमने ढूंढना था बालाहिसार। तो बालाहिसार यहाँ पर कहाँ पर है? बालाहिसार है, आप भी ढूंढिए। तो आप पश्चिम की तरफ देखिए, पश्चिम की तरफ जो निशान है वहाँ पर देखिए, आपको बालाहिसार महल नज़र आएगा। बालाहिसार महल से अगर हम पूर्व की तरफ जाते हैं तो मोती महल, जो बिल्कुल बीच में है, किले के बीच में मोती महल है, वो पूर्व की तरफ जाएंगे तब बालाहिसार से मोती महल दिखाई देगा। उसके बाद है, किले की बाहरी दीवार पर कितने दरवाजे दिख रहे हैं? तो मुझे तो यहाँ किले की बाहरी दीवार पर दरवाजे दिख रहे हैं, 9 दरवाजे दिखाई दे रहे हैं, और जिसमें सबसे बड़ा दरवाज़ा है फतेह दरवाज़ा, जो कि पूर्व दिशा की तरफ नीचे है, दक्षिण और पूर्व के बीच में है। फतेह दरवाज़ा जो कि महल का सबसे बड़ा दरवाज़ा नज़र आ रहा है। उसके बाद है, गिनकर बताओ किले में कितने महल हैं?
तो महल आप गिन सकते हैं बच्चों। इस किले में महल हैं 1 2 3 4 5, 5 महल इसमें दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एक तो है अभी हमने देखा था बालाहिसार मोती महल, और ये ऊपर जो साफ दिखाई नहीं दे रहा पूर्व और उत्तर के बीच में एक महल है, और जब बालाहिसार से और पश्चिम की तरफ जाएंगे तो एक और महल है, और बिल्कुल बीच में मोती महल था, और उत्तर पूर्व के बीच में भी एक महल है। और बालाहिसार से जब नीचे दक्षिण की तरफ जा रहे हैं तो भी एक महल है। पानी के लिए क्या क्या इंतज़ाम दिख रहे हैं, जैसे बावड़ी, कुएं, हौज। नक्शे में 1 सेंटीमीटर ज़मीन पर 110 मीटर की दूरी दिखाता है। अब बताओ। तो पानी के लिए यहाँ पर महल में क्या क्या, किले में क्या क्या इंतज़ाम दिखाए गए हैं। इसमें बावड़ियाँ दिखाई गई हैं और हौज दिखाए गए हैं। आप देख सकते हैं, हमने पहले पाठ में पढ़ा था जहाँ पर बावड़ियों के बारे में हमने पढ़ा था कि बावड़ियों में बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता है, जिसको फिर पूरे साल इस्तेमाल किया जाता है। तो बावड़ी क्या काम आती हैं? पानी के काम आती हैं, पानी को इकट्ठा करने के काम आती हैं। तो किले में पानी के इंतज़ाम के लिए हौज बनाए जाते थे और बावड़ियाँ बनाई जाती थी। तो इसमें बावड़ियाँ भी आपको बहुत सारी दिख रही हैं। ये जो गोल घेरा है, ये जो चिन्ह है गोल घेरे का, ये बावड़ी का चिन्ह है। आप देख सकते हैं इसमें 5 बावड़ियाँ हमें दिखाई दे रही हैं। अब जो नक्शा आपके सामने है बच्चों, इसमें आप अपने स्केल से नापेंगे तो जो 1 सेंटीमीटर की दूरी है वो किले में 110 मीटर की दूरी दिखा रही है। तो आप अपने स्केल से नाप सकते हैं कि नक्शे में फतेह दरवाजे से बालाहिसार कितने सेंटीमीटर की दूरी पर है, ज़मीन पर यह दूरी कितने मीटर होगी। मान लीजिए फतेह दरवाजे से बालाहिसार की दूरी मान लीजिए 5 से 6 सेंटीमीटर है, तो 6 से जब हम 110 को गुणा करेंगे तो 660 मीटर की दूरी पर ये फतेह दरवाजे से बालाहिसार महल दिखाई देगा। तो 1 सेंटीमीटर को 110 मीटर आपने समझना है। और मकई दरवाजे से फतेह दरवाज़ा कितनी दूरी पर है, तो ये भी आप स्केल से नापकर आप नक्शे पर सेंटीमीटर में नापेंगे और उस सेंटीमीटर को 110 से आप गुणा करेंगे तो आपकी दूरी निकल आएगी। तो इसी तरीके से आपने बताना है कि मकई दरवाजे से फतेह दरवाज़ा कितनी दूरी पर है। ये नक्शा आपके सामने है, आप इस नक्शे को बहुत ध्यान से देखिए। इसमें क्या क्या चीज़ें दिखाई गई हैं। पहले तो इसमें दिशाओं के लिए ध्यान रखिए कि 4 दिशाएं किस दिशा की तरफ इस नक्शे का मुंह था। इसमें उत्तर की तरफ हम देख रहे हैं, ऊपर की तरफ उत्तर है, नीचे दक्षिण, बाएं पश्चिम और दाएं पूर्व है। और इसमें महल भी बने हुए हैं, इसमें बावड़ियाँ भी बनी हुई हैं, इसमें हौज भी बने हुए हैं, इसमें फव्वारे भी बने हुए हैं, और इसमें रास्ते दिखाए गए हैं, एक दूसरे की तरफ जाने के लिए मार्ग भी बनाए गए हैं, और बहुत सारे दरवाजे बने हुए हैं। ये हमले क्यों? हम बातें कर ही रहे थे कि श्रीधर ने तोप दिखाने के लिए हमें आवाज़ दी। तोप को देखने की उत्सुकता में हम भी तेज़ी से वहाँ पहुँचे। सैलजा, यह तोप तो कुतुब शाही सुल्तान की ही होगी। अब वहाँ पर एक किले में एक तोप रखी हुई थी, तो सैलजा ने अंदाज़ा लगाया कि ये तोप तो कुतुब शाही सुल्तान की ही होगी। दीदी, तोप का इस्तेमाल औरंगज़ेब ने किया था। जानते हो, औरंगज़ेब बादशाह की पूरी फ़ौज बंदूकों और तोपों के साथ यहाँ हमला करने आई थी, पर वह किले में घुस भी नहीं पाई। उसकी पूरी सेना 8 महीनों तक बाहर ही बैठी रही। अब किला इतनी मजबूती से, इतनी सावधानी से बनाया गया है कि इस पर हमला करना बहुत बहुत मुश्किल है। उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी और बहुत सारे सैनिक मारे जाएंगे। तो दीदी क्या बता रही है कि तोप का इस्तेमाल औरंगज़ेब ने किया था, क्योंकि ऊपर चढ़ाई चढ़ना बहुत मुश्किल था, तो तोप के द्वारा ही वो दरवाज़ा तोड़ने में और अंदर घुसने में कामयाब हो सकते थे। तो औरंगज़ेब ही तोप लाया था और उसका इस्तेमाल किया था। सैलजा, दिल्ली से इतनी दूर यहाँ तक फौज तोपों के साथ क्यों आई होगी? दीदी, बादशाह हो या राजा, सभी का यही खेल था, अपना राज फैला सकें
छोटे छोटे राजाओं और सुल्तानों से अपना रिश्ता जोड़ सकें और उन्हें अपने इलाके में शामिल कर सकें। इसके लिए कभी तो दोस्ती और चापलूसी से काम चलाते थे, कभी परिवार में शादी कराकर या फिर हमला करके। तो ऐसे ही होता था, एक दूसरे राजा के साथ जब संबंध बनाने होते थे तो या तो हमला करते थे या फिर हमला करके उसको जीत लेते थे, या फिर परिवार में शादियां करवाते थे और इस तरीके से संबंध बनाते थे आपस में जुड़ने के लिए। तो पहले के राजा यही काम करते थे, या तो आक्रमण करते थे या फिर दोस्ती करते थे या फिर चापलूसी करते थे। कल्याणी, इतनी तोपों और बंदूकों के साथ भी बादशाह की सेना अंदर क्यों नहीं घुस पाई? अब बादशाह तो तोप भी लेके गया, बंदूकें भी लेके गया और इतनी बड़ी सेना भी थी, तो भी किले के अंदर क्यों नहीं घुस पाई उसकी सेना? सैलजा, इतनी सारी मोटी मोटी दीवारें नहीं देखी, और नक्शे में तो दीवार से लगी एक लंबी गहरी खाई भी दिखती है, तो सेना अंदर कैसे जाती? अभी हमने ऊपर पाठ पढ़ा था माउंटेनियरिंग का, जिसमें जब वो टेंट लगाते हैं तो उसके चारों तरफ एक नाली खोदते हैं। तो इसी तरीके से किले के चारों तरफ भी खाई रहती थी, ताकि उस खाई को पार करना दूसरी सेना के लिए मुश्किल हो, असंभव हो और उन्हें ऊपर चढ़ने में सफलता हासिल ना हो। तो सैलजा कह रही है इतनी मोटी मोटी दीवारें नहीं देखी, क्योंकि कल्याणी ने उससे प्रश्न किया था कि इतनी तोप और बंदूकें थी तो भी बादशाह की सेना अंदर क्यों नहीं घुस पाई। तो सैलजा कहती है इतनी सारी मोटी मोटी दीवारें नहीं देखी, और नक्शे में तो दीवार से लगी एक लंबी गहरी खाई भी दिखती है, तो सेना अंदर कैसे जाती? श्रीधर, अगर सेना किसी दूसरी तरफ से आने की कोशिश करती तो भी यहाँ बुर्ज पर बैठे सिपाहियों को दूर दूर तक सब कुछ साफ नजर आ जाता। मुश्किल तो हुआ होगा हमला करना। अब ये बुर्ज किस काम आते थे? मैंने आपको बताया था कि निगरानी करने के लिए, आसपास के इलाके में कहाँ से कोई घुसपैठ कर रहा है, कहाँ से कोई आक्रमण करना चाहता है, ये सब निगरानी इन बुर्ज के पर बैठकर होती थी। तो अब ऊपर से जब सब दिखाई दे रहा है तो हमला करना बहुत मुश्किल होगा, सीधी बात है, क्योंकि किला बहुत ऊंचाई पर है और चढ़ाई बहुत नीचे से करनी है, उसमें भी बहुत सारी बाधाएं हैं। पहले खाई है, फिर इतनी मोटी दीवारें हैं, फिर बुर्ज पर बैठे सैनिक निगरानी कर रहे हैं, उनके पास भी ऊपर हथियार हैं, वो उससे आक्रमण कर सकते हैं। कल्याणी, सोचो फौज घोड़ों और हाथियों पर सवार, हाथों में बंदूकें लिए आगे बढ़ रही है। यहाँ सुल्तान के फौजी बंदूकों के साथ तैनात हैं। सैलजा, ओहो, पता नहीं इस लड़ाई में दोनों तरफ के कितने ही सिपाही और लोग मारे गए होंगे, हमले होते ही क्यों हैं? तो बच्चों, आपने कई फिल्में भी बनी हैं बहुत अच्छी, जिनमें किले पर चढ़ाई चढ़ते दिखाया गया है। इस तरीके की फिल्मों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, या आपने, अगर आप जयपुर गए हैं या आप गोलकोंडा ही गए हैं, आपने ऐसे कोई किले देखे हों, तो किले देखकर आपको ज़रूर अंदाज़ा हो जाएगा कि किले कितनी सावधानी से सुरक्षा के मद्देनज़र बनाए जाते थे और उन पर हमला करना कितना मुश्किल होता था। आगे है पानी का इंतज़ाम। यह चित्र उस जमाने की बहुत पुरानी पेंटिंग को देखकर बनाया गया है। सोचो बैलों का इस्तेमाल क्यों हो रहा है। अब यहाँ पर पानी कैसे, देखिए पानी का इंतज़ाम कैसे किया जा रहा है। इसमें दो चित्र दिखाए गए हैं, एक तो बहुत बड़ा गोल पहिया है और उसके दूसरी तरफ एक ड्रम है, और ड्रम के साथ लगा है दांतेदार पहिया, और इन दोनों को एक डंडे से जोड़ा गया है। इस चित्र में आप देख सकते हैं, और एक दो बैल हैं, बैलों की जोड़ी, वो उस ड्रम से एक डंडे के द्वारा बंधी हुई है, जुड़ी हुई है। अंदाज़ा लगाओ कि बैलों के घूमने से इस डंडे के ठीक नीचे लगा ड्रम किस दिशा में घूमेगा, उसके साथ लगा दांतेदार पहिया किस दिशा में घूमेगा, हाथ के इशारे से बताओ। देखो दांतेदार पहिए से लगा डंडा ज़मीन के नीचे से जाकर किस पहिए से जुड़ा है। तो जब बैल जैसे ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो उस ड्रम से जुड़े हुए हैं एक डंडे के द्वारा, तो जैसे ही वो गोल गोल घूमेंगे वो पहिया भी आगे घूमेगा। वो पहिया क्योंकि एक बहुत बड़े वाले पहिए से जुड़ा हुआ है। दूसरे गोल एक चक्र आप देख रहे हैं जिसमें छोटे छोटे बर्तन, बाल्टियाँ सी लगी हुई हैं, डिब्बे जैसे आप देख सकते हैं, और जब वो घूमता है तो उस डंडे के द्वारा वो बड़े वाला पहिया वो भी घूमता है और उन डब्बों में पानी भरता है, और जब वो डब्बे ऊपर आते हैं तो उल्टे हो जाते हैं और वो पानी फिर नीचे एक टैंक सा आप देख रहे हैं उसमें गिरता है, और उसके द्वारा फिर पूरे किले में उसकी सप्लाई की जाती है। बैलों के घूमने से डिब्बों की माला पानी को कैसे ऊपर चढ़ाती है? कैसे चढ़ाती है मैंने आपको बताया। जैसे ही बैल आगे आएंगे, बैल घूमेंगे तो ये पहिया घूमेगा। इधर ड्रम के साथ लगे पहिए के घूमने से
जो बड़े वाला पहिया है जिस पर बहुत सारे डब्बे लगे हुए हैं वो घूमेगा। जब वो पहिया नीचे जाएगा, डब्बे का मुंह नीचे की तरफ होगा, तो नीचे जो टैंक में पानी भरा हुआ है वहाँ से उन डब्बों में पानी भरेगा। और जब वो पानी भर के ऊपर आएंगे और बिल्कुल ऊपर जाके फिर उल्टा होगा, तो उसके ऊपर आप देखेंगे एक और बिल्कुल शैलो सा एक हल्का वो पानी उलट के उसमें गिर जाता है और उससे फिर बाकी किले की तरफ जाता है। बैलों के घूमने से डिब्बों की माला पानी को कैसे ऊपर चढ़ाती है। अब क्या कुछ पता चला कि किस तरह पानी को कुएं से निकालकर टैंकों में भरा जाता होगा। आज भी हमें किले की दीवार में मिट्टी के पाइप दिखते हैं। इन्हीं के जरिए महल में जगह जगह पानी पहुंचाया जाता होगा। तुमने इस तरह एक दूसरे से जुड़े पहियों का इस्तेमाल होते हुए और कहाँ देखा है, जैसे साइकिल में गियर या कहीं और। तो आप सोचिए आपने ऐसा पहिए का इस्तेमाल और कहाँ देखा है। अगर आपने तो नहीं देखे होंगे, लेकिन आप अपने बड़ों से पूछ सकते हैं कि खेतों में जब कोल्हू चलाते हैं तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ भी होती हैं। वहाँ भी कुएं से पानी निकालना, जिसे रहट बोलते हैं, उससे पानी निकालना, वो इसी प्रकार से निकाला जाता है। अपने आसपास देखो और पता करो कि आज ज़मीन के नीचे से पानी को ऊपर तक कैसे कैसे चढ़ाया जाता है। तो पानी नीचे से ऊपर कैसे चढ़ाया जाता है, मोटर लगाकर नीचे टैंक से पानी को ऊपर चढ़ाया जाता है। बिजली से पानी को ऊपर तक कैसे चढ़ाया जा सकता है, बिना बिजली के पानी को ऊपर कैसे चढ़ाएंगे, बिना बिजली के पानी को ऊपर कैसे चढ़ाएंगे। अब नीचे से पाइप का अगर डाल भी देंगे तो ऊपर कैसे चढ़ाएंगे,
ऊपर पानी को खींचने के लिए ऊपर किसी हवा के सहारे, हवा के दबाव से उस पानी को ऊपर खींचेंगे, जिससे वो पानी ऊपर जाना शुरू होगा। या फिर बाल्टियां ले लेके चढ़ो, है ना। जैसे कुएं से पानी भर के लाते थे, ऐसे ही नीचे से पानी भर के ऊपर जाओ। तो हाल किया बेहाल क्यों, आवाज़ें निकालते और उनकी गूंज सुनते हुए सभी इस मेहराब के नीचे से गुजर रहे थे। ये आप दो चित्र देख रहे हैं, दो बहुत बड़े बड़े दरवाजे बने हुए हैं। इन बड़े दरवाज़ों, जहाँ पर दरवाजे लगे नहीं गए हैं, सिर्फ ऐसे बहुत बड़ा गेट की शक्ल दे दी गई है, तो इन्हें क्या बोलते हैं, मेहराब। श्रीधर, पत्थरों के नीचे इस सुरंग जैसी जगह में बहुत ठंडी हवा आ रही थी। सैलजा, लिखा हुआ था यहाँ फौजी रहते थे। श्रीधर, अरे यह देखो, यह बोर्ड भी है, फिर भी इस दीवार का क्या हाल है। देखिए बीच में बोर्ड लगा है, दीवार पर लिखना मना है, और उसके दाईं तरफ जो फोटो है उसमें कुछ ना कुछ लिखा गया है। सैलजा, ओहो, मैं तो सोचकर ही सिहर जाती हूँ कि इस दीवार ने सैकड़ों सालों में क्या क्या नज़ारे देखे होंगे। कितने ही सुल्तान और उनकी बेगम, हाथी, घोड़े और न जाने क्या क्या, पर हम लोगों ने कुछ ही सालों में इसका क्या हाल कर दिया है। सोचिए, जब ये महल होंगे, जब यहाँ पर सुल्तान रहते होंगे, किले में राजा लोग रहते होंगे, तब ये कितना सुंदर लगता होगा। लेकिन जैसे ही ये उजाड़ हुआ तो लोग इसकी दीवार पर नाम लिखते हैं, और धीरे धीरे ये इमारतें टूटती फूटती चली गई और खंडर हो गई। इनका कितना बुरा हाल हो गया। कल्याणी, पता नहीं लोग इन दीवारों को अपने नाम लिख लिख कर गंदा क्यों करते हैं। अब जब भी हम कहीं जाते हैं ऐसी किले में, किसी ऐतिहासिक इमारत में, तो बहुत ज़्यादातर हम देखेंगे कि किसी ना किसी ने अपना नाम वहाँ पे लिखा हुआ होगा। तो ये बिल्कुल गलत है। किसी को भी कहीं जाकर कोई किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। जो चीज़ जैसी है उसे वैसे ही रखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि सरकारें इन ऐतिहासिक इमारतों को संरक्षण देती हैं ताकि आगे आने वाली पीढ़ियाँ देख सकें कि पहले किस तरह इतिहास में क्या क्या था। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो जान पाना कितना मुश्किल होगा। अगर हमारे पास इतिहास विषय ही नहीं होगा तो कितना मुश्किल होगा जान पाना कि हमारे से पहले कैसे लोग थे, क्या लोग थे, वो कैसे रहते थे, क्या उनका रहन सहन था। हम कैसे जानेंगे इस बारे में। तो ये इमारतें भी हमें इनके बारे में बताने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये इमारत देखकर हमें पता लगता है कि किस प्रकार से पहले राजा लोग रहते थे। आंखें बंद करके पहुंचो उस जमाने में। अब आपने कल्पना करनी है कि मान लीजिए राजाओं का ज़माना है और आप उस ज़माने में पहुंच गए हैं। मान लो तुम उसी समय में हो जब गोलकोंडा में पूरा का पूरा शहर बसा था। अब इन सवालों के बारे में सोचो और अपनी क्लास में बताओ। चाहो तो ग्रुप में नाटक भी कर सकते हो। आप नाटक के भी खेल सकते हैं कि आप राजा हैं या सुल्तान हैं, तो ऐसा कोई नाटक भी आप खेल सकते हैं। या फिर आप कल्पना कर सकते हैं कि आप उस समय में हैं जब राजा होते थे। सुल्तान अपने महल में क्या कर रहे हैं, उनके कपड़े कैसे हैं, उनके सामने कौन कौन से पकवान पेश हो रहे हैं, लेकिन बेचारे हैं किन फिक्रों में, और हाँ, किस भाषा में बातचीत कर रहे हैं। मान लीजिए राजा अकबर के समय में पहुंच गए तो उन्होंने कैसे कपड़े पहने हुए हैं और उनको खाने में क्या क्या परोसा जा रहा है, लेकिन उनको कितनी कितनी फिक्र है, कभी कोई आक्रमण ना कर दे, कभी कोई राजा उनसे दूर ना हो जाए। तो राजा की चिंताएं भी बहुत ज़्यादा होती थी अपने राज्य को चलाने के लिए। और वो कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं, कि जो भाषा हम बोलते हैं क्या वो उसमें बात कर रहे हैं या कोई और भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके महल पर फव्वारे तो चल ही रहे होंगे ना। अंदर से महल आलीशान पर्दों और कालीनों के साथ कैसा लग रहा है, और गुलाब चमेली के फूलों की खुशबू कहाँ से आ रही है। पहले जो राजा जहाँ महल बनाते थे उस महल में बहुत सुंदर बाग बगीचे भी बनाए जाते थे, वहाँ पर फव्वारे भी लगाए जाते थे, बहुत ही सुंदर महल बनाए जाते थे जो बहुत आलीशान लगते थे। तो सबसे महंगी से महंगी, सुंदर से सुंदर चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था, चाहे वो पर्दे हों, कालीन हो, या दीवार पर नक्काशी हो, या हीरे मोती जवाहरात हों। तो इन सब अच्छी से अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल महल बनाने में किया जाता था। किस किस चीज़ के कारखाने देख पा रहे हो, कारखानों में कितने लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों ने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, कितनी देर काम करते होंगे। अब राजा वहाँ पर रहते हैं तो उसके राजा के पास काम करने वाले लोग भी होंगे, और बहुत जो काम करने वाले लोग हैं वो उन कारखानों में कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं, कितना काम करते हैं, कितनी देर तक काम करते हैं, ये सब चीज़ें भी आपने कल्पना करनी है। अरे वहाँ देखो,
वह कारीगर पत्थरों को छैनी और हथौड़ों से काट काट कर कितनी सुंदर नक्काशी कर रहा है। क्या पत्थरों की धूल से कारीगर को कोई दिक्कत हो रही है? जब आपको पहले चित्र में एक दीवार दिखाई गई थी जिस पर बहुत सुंदर नक्काशी थी, तो वो नक्काशी कैसे की गई थी? पत्थरों को छैनी और हथौड़ों से काट काट कर सुंदर नक्काशी की गई थी। तो जब पत्थर काटा जाता है छैनी हथौड़े से तो उसकी धूल उठती है। उस धूल से काम करने वालों को सांस लेने में धीरे धीरे परेशानी होने लगती है। वो उनके लंग्स पर, उनके फेफड़ों पर असर डालती है। तो क्या पत्थरों की धूल से कारीगर को कोई दिक्कत हो रही है? ये भी आपने देखना है कि कारीगर आराम से काम कर रहा है या उसको कोई दिक्कत आ रही है धूल से, उसकी आंखों में धूल लग रही है। म्यूजियम पहुंचे। गोलकोंडा देखकर वापसी में ये बच्चे हैदराबाद के म्यूजियम संग्रहालय में भी गए। म्यूजियम क्या होता है? संग्रहालय। और संग्रहालय में क्या चीज़ें रखी जाती हैं? पुराने समय की चीज़ें सहेज कर रखी जाती हैं ताकि उन चीज़ों को देखकर पहले के ज़माने का पता लग सके। म्यूजियम में बहुत पुरानी चीज़ें रखी होती हैं। इस म्यूजियम में गोलकोंडा किले के आसपास खुदाई के दौरान मिली चीज़ें भी थी। अब गोलकोंडा किले की जब खुदाई की गई तो उसमें जो चीज़ें निकली वो थी बर्तन, औजार, जेवर, हथियार वगैरह। तो जो लोग, जहाँ पर जो भी लोग रहते हैं, वो कैसे बर्तन इस्तेमाल करते थे, क्या औजार उनके पास होते थे, वो महिलाएं कौन से जेवर पहनती थी या किस तरीके के हथियार वो युद्ध में इस्तेमाल करते थे, ऐसी चीज़ें म्यूज़ियम में रखी जाती हैं। या वो कैसे कपड़े पहनते थे ये भी रखे जाते हैं। जो राजा जो कपड़े पहनता था वो भी म्यूज़ियम में रखे जाते हैं, या जो चीज़ें इस्तेमाल करते थे वो भी रखी जाती हैं। सैलजा, अरे ये बर्तनों के टुकड़े भी संभाल कर इस शीशे की अलमारी में क्यों रखे हुए हैं? वह देखो, वह छोटी सी प्लेट तो कांसे की है, वह नीला टुकड़ा तो चीनी मिट्टी का लगता है। जब आप किसी संग्रहालय में जाएंगे तो आप देखेंगे बर्तनों के बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े भी आपको दिखाई देंगे। पूरा बर्तन भी नहीं दिखाई देगा, टूटा हुआ टुकड़ा होगा, टूटा हुआ बर्तन होगा या कोई एक टुकड़ा होगा। तो वो देखने के लिए कि ये बर्तन किस चीज़ के बने होते थे और किस तरीके के बर्तन, कौन से आकार के बर्तन होते थे, ये क्या प्रयोग ये बर्तनों का, इन बर्तनों का किया जाता था, ये सभी संग्रहालय में देखने से पता चलता है। दीदी, इन्हीं सब चीज़ों से तो पता चलता है कि उस जमाने में लोग कैसे रहते थे, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे और क्या क्या बनाते थे। सोचो, अगर यह सब संभाल कर नहीं रखा होता तो क्या तुम आज उस जमाने के बारे में इतना कुछ जान पाते? बताइए, अगर आप उस समय पे जो चीज़ें थी, ये किले अगर सहेज कर नहीं रखे गए होते, वहाँ इस्तेमाल की गई चीज़ों को अगर नहीं ध्यान से रखा गया होता संग्रहालयों में, तो हम कैसे पता लगा पाते कि पहले के लोग कैसे रहते थे या क्या क्या पहले होता था। लिखो, तुमने आसपास किस किस तरह के बर्तनों का इस्तेमाल होते देखा है? अपने दादा दादी से पता करो कि उनके समय में और किस किस तरह के बर्तन इस्तेमाल में लाए जाते थे। क्या तुम भी कभी किसी म्यूज़ियम में गए हो या उसके बारे में सुना है वहाँ क्या क्या होता है? तो आप अपने घर में बड़ों से, अपने दादा दादी से बात कर सकते हैं कि वो कौन से बर्तन इस्तेमाल करते थे। और कुछ घरों में तो अभी भी पुराने कांसे के बर्तन या पीतल के बर्तन या मिट्टी के बर्तन दिखाई देते हैं, जहाँ पर वो बर्तन या तो इस्तेमाल भी किए जाते हैं या फिर सिर्फ रखे हुए ही होते हैं। तो आप अपने बड़ों से इस बारे में बात कर सकते हैं। और क्या आप कभी किसी म्यूज़ियम में गए हैं? तो अगर गए हैं और उसके बारे में क्या आपने सुना है, वहाँ पर क्या क्या होता है, वो आप अपनी कॉपी में लिखिए। उस म्यूज़ियम में आपने क्या क्या देखा, कौन सी चीज़ें देखी, कौन से राजा के समय की चीज़ें उसमें रखी हैं, ये सब चीज़ें, ये सब बातें अपनी कॉपी में लिखिए। अब है इमारत का सर्वे। लिखो, क्या तुम्हारे घर के आसपास कोई ऐसी पुरानी इमारत है जिसे देखने के लिए लोग आते हैं? यदि है तो कौन सी? तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं, लाल किला के पास रहते हैं, या कुतुब मीनार के पास रहते हैं, या आप जयपुर में रहते हैं, हवा महल के आसपास जैसी जगह पर रहते हैं, या आप आमेर के किले के पास रहते हैं, तो आप देख सकते हैं। या पिंजौर में रहते हैं तो आप जो पिंजौर में जो बाग है उसके आसपास कहीं रहते हैं, वहाँ भी आप पुरानी इमारत का नमूना देख सकते हैं जिसे पिंजौर गार्डन बोलते हैं। तो ऐसी किसी इमारत के आसपास आप रहते हैं तो आप बताइए आप किसके पास रहते हैं और उसे देखने के लिए लोग आते हैं, और उसका नाम लिखिए और उस जगह को बताइए। क्या तुम कभी कोई ऐसी ही पुरानी इमारत देखने कहीं दूर गए हो? कौन सी? क्या तुम्हें कुछ बोलती सी लगी? क्या जान पाए उस समय के बारे में जब वह इमारत बनी थी? जब हम पुरानी इमारत देखते हैं
तो वो पुरानी इमारत हमारे आज की बनी हुई कंस्ट्रक्शन, जो भी हमारे घर बनते हैं या होटल बनते हैं या जो भी बिल्डिंग्स बनती हैं, उनसे काफ़ी अलग होते हैं। पहले की इमारतों में दीवारें बहुत ही मोटी मोटी होती थी, क्योंकि एसी तो पहले होते नहीं थे, कूलर एसी नहीं होते थे, तो उसमें खिड़कियां झरोखे इस तरीके से बनाए जाते थे कि उनमें जो भी हवा आए वो ठंडी हो और गर्मी को दूर करने वाली हो। वह कितनी पुरानी है तुम्हें कैसे पता लगा, ये भी आपने लिखना है। कि आपने किसी से पूछा या उस इमारत के बाहर उसके बारे में सब जानकारी दी गई थी। आमतौर पर हर इमारत के बाहर एक बोर्ड पे लिखा होता है उस इमारत के बारे में कि वो किस समय में बनी, किसने बनवाई। तो ये कितनी पुरानी है तुम्हें कैसे पता लगा। वह किस चीज़ से बनी है, वो मिट्टी से बनी है, वो पत्थरों से बनी है, वो लकड़ी से बनी है, या और बड़ी बड़ी चट्टानों से बनी है, वो किस चीज़ से बनी है, ये भी आपने लिखना है। किस रंग की है, उस इमारत का रंग क्या है, क्या उसमें कुछ खास तरह के डिज़ाइन बने हैं, यहाँ बनाओ। आपने जो इमारत देखी, क्या उसमें कोई आपने खास डिज़ाइन देखा। जैसे हवा महल बहुत अच्छा नमूना है, एक बहुत अच्छा डिज़ाइन, उसमें डिज़ाइन से हवा महल बनाया गया है। वो ऐसा है कि उसमें आप कहीं भी खड़े होंगे, जैसे ऊपर जाते जाएंगे आपको चारों तरफ से हवा आएगी। हवा महल इतना अच्छा बनाया गया है कि चाहे आप जब नीचे खड़े होंगे उसमें घुसने से पहले तो आपको हवा लगेगी भी नहीं, बहुत गर्मी लग रही होगी, लेकिन जब हवा आप जाएंगे ऊपर, हवा महल में ऊपर चढ़ेंगे तो आपको हवा लगनी शुरू हो जाएगी। तो आप उसके डिज़ाइन के बारे में लिखें, जो भी इमारत आप देख रहे हैं उसके कुछ खास तरह के डिज़ाइन बने हैं तो वो आपने बनाने हैं। उनमें कौन लोग रहते होंगे। अब इतनी बड़ी बड़ी इमारतें तो राजा लोग ही बनवाते थे, जाहिर सी बात है राजा लोग वो अपने लिए ही इस्तेमाल करते थे, या वो खुद रहते थे या उनकी रानियां या बेगमें उनमें रहती थी। वहाँ क्या क्या काम होता होगा, क्या अभी भी उसमें लोग रहते हैं। तो जिस भी इमारत के पास आप रहते हैं या जिस भी इमारत को आप देखने गए हैं उसके बारे में ये सभी जानकारियाँ आपने लिखनी है। तुम भी अपना म्यूजियम बनाओ। रजनी केरल के मल्लापुरम जिले के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती है। उन्होंने अपने क्लास के बच्चों के साथ मिलकर अपने और आसपास के बहुत से घरों से पुरानी चीज़ें जमा की, जैसे पुरानी छड़ियाँ, छतरियाँ, लकड़ी की खड़ाऊ, बर्तन वगैरह। उन्होंने आजकल ये सब चीज़ें जैसी होती हैं वह भी देखा। फिर बच्चों ने और रजनी से ने मिलकर एक प्रदर्शनी लगाई जिसे आसपास के लोग भी देखने आए। तुम भी यह कर सकते हो। और रजनी कौन है। रजनी एक टीचर है जो एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती है केरल के मल्लापुरम जिले में। तो उन्होंने क्या किया, अपनी क्लास के बच्चों को साथ लिया और बहुत सारे घरों में जाकर कुछ पुरानी चीज़ें इकट्ठी कर ली। पुरानी घड़ियाँ इकट्ठी कर ली, छतरियाँ, लकड़ी की खड़ाऊँ। पहले लोग लकड़ी की खड़ाऊँ पहनते थे। ये चप्पलें बाद में बननी शुरू हुई जब कारखाने बने, या मोची चमड़े की चप्पल बनाते थे, या पहले जो बर्तन इस्तेमाल होते थे वो सब चीज़ें उन्होंने इकट्ठी की। और वही चीज़ें आज के दिन कैसी दिखाई देती हैं, आज के समय उन चीज़ों में क्या फ़र्क आया है, वो चीज़ें भी इकट्ठी की और फिर उनकी प्रदर्शनी लगाई। यानी कि आप ऐसी कोई प्रदर्शनी होगी नई और पुरानी चीज़ों की, तो आप देख पाएंगे उसमें नए और पुराने तरीके के बर्तन देख पाएंगे, जूते चप्पल देख पाएंगे, या जो भी चीज़ें इस्तेमाल होती थी वो सब आप देख पाएंगे और उनका अंतर जान पाएंगे। अब आप एक चित्र दिखाया गया है, इस चित्र को देखो और बताओ। यह लगभग 500 साल पुरानी पेंटिंग है जिसमें दिखाया गया है कि आगरे का किला किस तरह बनाया गया था। अब आप ये देखिए, इस किले को बनाने के लिए ये एक एक हिस्सा दिखाया गया है। इस एक हिस्से को बनाने के लिए कितने सारे लोग और पशु इसमें लगे हुए हैं। आप देखिए सामान कैसे लाया जा रहा है, उस सामान को किस तरीके से ऊपर ढलान से ऊपर पहुंचाया जा रहा है, और बहुत भारी भारी सामान है। आप देखिए कैसे खुदाई भी चल रही है साथ में। इस चित्र को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बहुत सारे लोगों के बिना ये काम करना असंभव था। अब कितने भारी भारी खंभे ढलान से ऊपर ले जाए जा रहे हैं और बहुत सारे लोग इसको ले जा रहे हैं, और एक हाथ में उनके एक छड़ी की तरह कुछ दिखाया गया है जिससे वो एक हाथ से सहारा लेकर खड़े हैं और दूसरे हाथ से कंधों पर रखे हुए खंभों को पकड़कर ऊपर की तरफ वो चढ़ रहे हैं। चित्र में लोग किस किस तरह के काम करते नजर आ रहे हैं, कितनी औरतें और कितने मर्द काम कर रहे हैं। देखो यह भारी खंभा ढलान पर कैसे ऊपर ले जा रहे हैं। भारी चीज़ ढलान पर चढ़ानी आसान होती है या सीधी ऊपर ले जानी।
क्या मशक में भरकर पानी ले जाता हुआ आदमी देख पाए। तो देखिए, ढलान पर चलना तो बहुत ही मुश्किल होता है। ढलान पर तो आप खाली हाथ भी चलेंगे तो भी संभल कर चलेंगे, और साथ में अगर कोई भारी चीज़ हो तो बहुत बहुत ही मुश्किल होगा उस पर चलना और संभलना। लेकिन अगर हम सीधा चलेंगे कोई भारी चीज़ लेकर तो हमें इतनी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ढलान पर गिरने का, फिसलने का डर बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि ढलान का झुकाव होता है। हम क्या समझे, संगीता को लगता है कि म्यूजियम में पुरानी चीज़ें संभाल कर रखना बेकार है। तुम उसे कैसे समझाओगे कि म्यूजियम का होना ज़रूरी है। तुम्हें क्या लगता है इस पाठ का नाम बोलती इमारतें क्यों रखा गया। अब कुछ बच्चों को लगता है कि क्या म्यूजियम बेकार की चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ें संभाल कर क्या रखनी, क्या करना है इसका, है ना। ऐसा बहुत से लोग सोचते हैं, बच्चे भी सोचते हैं, क्या बेकार सी जगह हमें ले जाकर घुमा दिया, कोई मज़ा नहीं आया। लेकिन बच्चों, ये पुरानी चीज़ें हमारे बहुत काम की हैं, इनको देखकर ही हम सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर हम पिछला नहीं जानेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे, नहीं बढ़ पाएंगे ना, हमें मुश्किल होगी, हमें कुछ समझ ही नहीं आएगा। जैसे जब बच्चा छोटा है तब होता है तो अपने मम्मी पापा से ही तो सब सीखता है, छोटे छोटे काम करना, छोटे छोटे कामों को समझना, भाषा समझना, फिर खुद काम करना। तो ये चीज़ें अगर हम बड़े हमें नहीं बताएंगे तो हमें समझ आने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। तो इसी तरीके से ये जो म्यूज़ियम है, ये उन पुरानी चीज़ों को संभाल कर रखते हैं जिन्हें देखकर हम आगे बढ़ सकते हैं, और आगे बढ़ते हुए ध्यान रख सकते हैं पिछली चीज़ों को देखकर कि हमें कौन से काम करने हैं और कौन से काम नहीं करने हैं, या पिछली चीज़ों में क्या सुधार किया जाए जिससे ये और भी बेहतर बन सकती है। फिर आपको क्या लगता है कि इस पाठ का नाम बोलती इमारतें क्यों रखा गया है। अब इमारतें कोई बोलती थोड़ी ही हैं, वो कोई आवाज़ थोड़ी देती हैं, लेकिन बोलती इमारतें क्यों रखा गया है, क्योंकि इन इमारतों को देखकर हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो बच्चों, हमने पढ़ा ये पाठ बोलती इमारतें। तो आप इस पाठ को पढ़कर आप भी अपने आसपास जो भी पुरानी चीज़ें हैं उनको देख सकते हैं, और पुरानी चीज़ों के बारे में देख समझ और जान सकते हैं। तो फिर दोबारा हम मिलेंगे किसी नए पाठ के साथ। तब तक बाय बाय।